कहानी की शुरुआत में हमें कोरा नाम की एक लड़की का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑफिसर रेबिका आई है क्योंकि कोरा ने इमरजेंसी में कॉल करके पुलिस को ये बताया कि उसके घर में कोई है जो कि उसे मारना चाहता है। रेबिका पूरे घर में घूम रही है, लेकिन उसे दूर दूर तक ना तो कोरा ना ही कोई और दिख रहा है। पूरे घर में शांति है, लेकिन सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है। तभी रेबिका का ध्यान सामने वाले कमरे में जाता है, जहाँ से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। रेबिका उस कमरे को जैसी खोलती है तो उसके अंदर कोरा है और कोरा के पूरे कपड़ों में सिर्फ खून ही खून लगा हुआ है, लेकिन आसपास कोई बॉडी है ही नहीं। तो ये खून किसका है? रेबिका कोरा को लेके पुलिस स्टेशन जाती है। कोरा की हालत बहुत खराब है। वो सिर्फ एक ही बात कह रही है कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, लेकिन कौन? जब कोरा के कपड़े में लगे हुए खून की टेस्टिंग की जाती है तो सबको ये पता चलता है कि ये खून किसी इंसान का है, एक आदमी का खून, लेकिन वहाँ तो कोई बॉडी थी ही नहीं। तब पुलिस वालों को ये जानना है कि आखिरकार ये खून किसका था, और ये केस रेबिका को दिया जाता है। रेबिका कोरा को पहले से जानती थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही कोरा का बेटा लापता हो गया था और फिर उसकी बॉडी नदी के पास मिली। रेबिका को याद आता है कि जब वो पहली बार कोरा से मिली थी, उसे ये बताने के लिए कि उसका बेटा इस दुनिया से जा चुका है, तब उसने ये देखा कि कोरा एक लापरवाह और नशे में चूर रहने वाली इंसान है। उसे किसी की परवाह नहीं है, ना अपने बेटे की ना अपनी। लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसका बेटा इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, तब कोरा की आंख खुली, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेबिका को यही सब याद आ रहा है और अब उसे ये जानना है कि आखिरकार कोरा की ये हालत कैसे हुई। वो कोरा के पास जाती है। कोरा भी उसे देख के डर रही है। वो बार बार एक ही बात कह रही है कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, लेकिन आखिरकार कौन? रेबिका कोरा को समझाती है कि प्लीज मुझे सब कुछ बताओ शुरुआत से कि क्या हुआ था और आखिरकार ये खून किसका है। काफी देर से बात करने के बाद कोरा के अंदर हिम्मत आती है और वो रेबिका को सब कुछ बताना शुरू करती है कि कैसे अपने बेटे के जाने के बाद वो बिल्कुल टूट गई, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके बेटे की मौत उसी के कारण हुई है। ना वो नशे में चूर रहती, ना ही उसका बेटा खेलने के लिए बाहर जाता और ना ही वो पानी में डूब के मर जाता। और तब से लेकर अब तक कोरा ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने नशे छोड़ दिए, लेकिन तब भी उसका सदमा कम नहीं हुआ। तो फिर कोरा ने अपने दोस्तों की बात मान के एक रिहैब सेंटर में अपने आप को दाखिल किया, ताकि वो अपनी परेशानी सबके साथ बांट सके। और इस सेंटर का जो हेड था उसका नाम था एबिगेल। लेकिन कई महीनों के बाद भी कोरा की हालत में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। और एक दिन कोरा ने अपनी फीलिंग सबके साथ शेयर की कि कैसे उसके वजह से उसका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। एबिगेल भी कोरा की ये बात ध्यान से सुन रहा है। थोड़ी देर के बाद कोरा वहाँ से बाहर निकलती है और वो ये फैसला करती है कि वो आज के बाद यहाँ पर कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं। लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होगा। अगले दिन वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी, उसी रेस्टोरेंट में एबिगेल आता है। एबिगेल उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो बात को टाल देता है। लेकिन उसके बाद अगले दिन एबिगेल कोरा के घर पहुंच जाता है। ये देख के उसे बहुत अजीब लग रहा है कि पहले रेस्टोरेंट अब घर, आखिरकार ये चाहता क्या है। एबिगेल कोरा से पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन कोरा उसे टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। मजबूरी में उसे एबिगेल को अंदर बुलाना ही पड़ता है। एबिगेल इधर उधर की बातें करके कोरा का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कोरा को गुस्सा आ रहा है। वो उससे पूछती है, आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम मुझसे चाहते क्या हो? और फिर एबिगेल उसे सब कुछ बताता है। वो उसे बताता है कि कुछ महीनों पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और मेरी बेटी मर गई, और उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं अपने आप को समझता था। मेरी भी हालत तुम्हारी तरह हो गई। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि पल पल की जिंदगी मुझ पे भारी पड़ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने काफी बुक्स पढ़नी शुरू की और फिर फाइनली मेरे हाथ में एक बुक लगी, और उस बुक में एक ऐसा रस्म लिखा हुआ है जिसको अगर तुम पूरा करो तो मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है। ये सुन के कोरा को गुस्सा आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद एबिगेल उसका मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से में एबिगेल को बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन एबिगेल वहाँ से बाहर जा ही नहीं रहा। वो कोरा को बताता है कि मेरी बेटी जिंदा हो चुकी है और अब वो एक दूसरे शहर में एक नए नाम से पढ़ाई कर रही है। अगर तुम चाहो तो तुम उससे बात भी कर सकती हो। एबिगेल की ये सारी बातें सुन के कोरा को बहुत अजीब लग रहा है। वो उसे बाहर निकाल देती है। एबिगेल तो चला जाता है, लेकिन कोरा के दिमाग पे उसी की बातें घूमती जा रही है और वो ये सोचने लगती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या मेरा बेटा वापस लौट सकता है। फाइनली रात में वो एबिगेल से दोबारा मिलती है और एबिगेल से ये कहती है कि वो उसे सबूत दिखाए कि उसकी बेटी जिंदा है। एबिगेल उसे अपनी बेटी से बात करवाता है और बाकी सबूत भी दिखाता है, और अब धीरे धीरे कोरा को यकीन होता जा रहा है कि शायद एबिगेल सच कह रहा है। वो अपने बेटे को लाने के लिए तैयार हो जाती है कि वो ये रस्म पूरी करेगी। एबिगेल उससे कहता है कि ये रस्म एक हफ्ते की है, इसे हम लोग रोज करेंगे। सबसे पहले तुम अपने घर की साफ सफाई करो और अपने बेटे के कमरे में एक सर्कल बना दो। कोरा वैसे ही करती है और उसके बाद एबिगेल भी वहाँ पर आता है, लेकिन कोरा को अब भी शक है कि क्या ये सच हो सकता है या फिर नहीं। एबिगेल कोरा को सर्कल के अंदर खड़े रहने के लिए कहता है और उसके पैरों में जंजीर को बांध देता है। फिर वो एबिगेल को समझाता है कि मैं यहाँ पर रस्म पूरी करूंगा, लेकिन जब तक
तक मेरी रस्म पूरी नहीं हो जाए तुम इस सर्कल से बाहर मत निकलना, और जैसी खड़ी हो वैसी खड़ी रहना, बैठना भी मत। कोरा मान जाती है और फिर शुरू होती है पहले दिन की रस्म। लेकिन ये रस्म काफी लंबी चलती है, रात हो जाती है और कोरा वहीं के वहीं खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कोरा थक चुकी है, वो बार बार कह रही है कि मुझे बैठने दो, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीने दो, लेकिन एबिगेल उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। थक हार के कोरा उस सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक साया कोरा को हवा में टांग देता है। ये देख के एबिगेल भी चिल्लाने लगता है। कुछ देर के बाद कोरा नीचे आती है और अब कोरा को यकीन हो चुका है कि एबिगेल जो कह रहा था वो सच है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक साया आके उसे हवा में लटका सकता है तो शायद वो साया उसके बेटे को भी वापस ला सकता है। अब उसे एबिगेल के ऊपर पूरी तरीके से यकीन हो चुका था और अब वो सारी रस्म करने के लिए तैयार थी। अगले दिन भी वो और एबिगेल रस्म करते हैं, उसके अगले दिन भी वैसा ही होता है। लेकिन उसके बाद जब चौथे दिन की रस्म शुरू होने वाली थी तो उसका बॉयफ्रेंड नोआ वहाँ पर आ जाता है, जिससे एबिगेल अपने बेटे के जाने के बाद ब्रेकअप कर चुकी थी। नोआ कोरा से पैसे मांगता है और दोनों के बीच में काफी बहस होती है और नोआ कोरा को बहुत भला बुरा कह देता है। कोरा बहुत अपसेट हो जाती है। एबिगेल भी ये महसूस करता है। वो कोरा को समझाता है कि आज की रस्म रहने देते हैं, लेकिन अब कोरा को किसी भी हालत में रस्म को पूरी करनी थी। रात होती है, दोनों सर्कल में बैठ के रस्म को पूरी करे, लेकिन फिर अचानक कोरा के आंख के सामने उसका बेटा आता है और कोरा वापस उसी दिन पहुंच जाती है जिस दिन उसका बेटा इस दुनिया को छोड़ के गया था। वो ये देखती है कि वो नशे में बेहोश है और उसका बेटा अकेले बाहर घूमने जा रहा है। कोरा अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती है, उसे अपने पास बुला रही है और धीरे धीरे उसका बेटा उसके करीब आता जा रहा है, लेकिन बेचारी ये नहीं देख पाती कि वहाँ पर एक शैतान का साया है। थोड़ी देर के बाद कोरा वहाँ से गायब हो जाती है और कोरा अपने घर आती है। उसके सामने उसका बेटा है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे तक पहुँचना चाहती है, फाइनली वो शैतान कोरा के पास आता है और उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को वापस लेके आऊंगा, बस तुम ये रस्म कंटिन्यू करो। और उसके बाद कोरा की आंख खुल जाती है। अब उसे यकीन हो चुका है कि उसका बेटा जल्दी वापस आएगा, लेकिन ना उस बेचारी को ना आपको किसी को नहीं पता है कि आखिरकार आगे क्या होगा। अगले दिन कोरा उस रस्म को शुरू करती है और आज है 5वां दिन। एबिगेल और कोरा दोनों रस्म को पूरी कर रहे हैं, लेकिन अचानक दोनों तड़पने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हुआ। कोरा तो ठीक हो जाती है, लेकिन एबिगेल ठीक हो ही नहीं रहा। और तभी कोरा ये देखती है कि एबिगेल के शरीर के अंदर से एक शैतानी हाथ बाहर निकल रहा है। ये देख के कोरा डर जाती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। वो डर के मारे वहां से भागती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर वो इस रस्म को यहीं पर छोड़ देगी तो शायद वो अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएगी। वो हिम्मत जुटा के अंदर की तरफ जाती है। एबिगेल की हालत बहुत खराब है और फिर वो शैतान आता है और एबिगेल को खींचते हुए ले जाता है। कोरा को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ और तब वो शैतान कोरा के पास आता है और उसे समझाता है कि हर एक चीज की एक कीमत होती है। तुम्हारे बेटे के बदले मुझे 2 आत्मा चाहिए। एक आत्मा तुम्हें एबिगेल की ले जा रहा हूँ, तुम्हें बस मुझे दूसरी आत्मा देनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। कोरा भी उस शैतान के डिमांड के लिए मान जाती है। उसे किसी भी हालत में अपना बेटा वापस चाहिए। अगले दिन छठे दिन वो रस्म करती है और इसी बीच कोरा ये तय कर लेती है कि वो शैतान को किसकी आत्मा देगी। अगले दिन है आखिरी और 7वां दिन और इसी दिन कोरा अपने घर बुलाती है नोआ को। नोआ भी कोरा से मिलने आता है और फाइनली शैतान नोआ को पकड़ लेता है और फिर वो नोआ की आत्मा खाता जा रहा है। लेकिन तभी शैतान को ये एहसास होता है कि नोआ नशे में चूर है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि कोरा ने उसे एक नशे में चूर आदमी की आत्मा दी है। वो गुस्से में कोरा की तरफ दिखता है। कोरा इतना डर जाती है कि वो घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी वहां से कैसे निकल पाएगी क्योंकि शैतान ने पूरे घर को बंद कर दिया है और अब वो नोआ को खा रहा है। कोरा ये सब देखती है और वो समझ जाती है कि शायद नोआ के बाद उसकी बारी है और फिर वो डर के मारे पुलिस को कॉल कर देती है। और आगे की कहानी तो आप लोगों को पता ही है। कहानी हमें प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। कोरा ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन रेबिका को कोरा के ऊपर यकीन नहीं था। होता भी कैसे, सबको ये मान जाते हैं कि कोरा ने ही नोआ को मारा है और फिर उसे मारने के बाद वो ऐसे बहाने बना रही है और फाइनली कोरा को जेल में बंद कर दिया जाता है। वो रेबिका से मदद की भीख मांगती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो, वो आ जाएगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सबके जाने के बाद फाइनली वो शैतान एक बार फिर से कोरा से मिलने आता है और वो कोरा को कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और हाँ, तुमने पूरी रस्म खत्म कर दी और इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को वापस करता हूँ। ये सुन के कोरा बहुत खुश है और उधर दूसरी तरफ रेबिका कोरा के घर पहुंचती है ये देखने के लिए कि आखिरकार नोआ की बॉडी गई कहाँ। तभी उसे ऊपर वाले कमरे
से आवाज आती है और ये कमरा और किसी का नहीं बल्कि कोरा के बेटे रॉबिन का था। रेबिका जैसे ही रॉबिन के कमरे में पहुंचती है, फाइनली उसके सामने रॉबिन आ जाता है जिसे रेबिका ने कुछ महीनों पहले मरा हुआ देखा था। रेबिका ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, जहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसका पार्ट 2 देखना है या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।